नमस्कार साथियों, जीएस डिस्कवरी ऑफिशियल में पुनः आपका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड के इतिहास से कुषाण राजवंश का अध्ययन करेंगे। जैसा कि उत्तराखंड के इतिहास को हम देखते हैं, तो सबसे पहले उत्तराखंड पर राजनीतिक और ऐतिहासिक तौर पर सत्ता स्थापित करने वाला सबसे प्राचीन एवं प्रथम राजवंश कुनिंद राजवंश था। कुनिंद राजवंश ने लंबे समय तक राजनीतिक तौर पर उत्तराखंड पर शासन करा, जिसकी पुष्टि हमें कुनिंदकालीन सिक्कों से प्राप्त होती है, वो हम पढ़ चुके हैं। कुनिंदों के कुछ हिस्सों पर शक राजवंश के द्वारा अधिकार करा गया और उत्तराखंड में शकों ने भी कुछ समय तक शासन करा। हालांकि शकों के विषय में हमें उत्तराखंड के इतिहास से बहुत कम जानकारी प्राप्त होती है, इसीलिए हम शक राजवंश को नहीं पढ़ेंगे। शकों को पराजित करने वाले जो शासक थे वो थे कुषाण राजवंश। कुषाण राजवंश ने उत्तराखंड के मैदानी भागों पर अधिकार करा, जिसमें उन्होंने शकों को पराजित करा। इस बात की पुष्टि या प्रमाण हमें कुषाणकालीन सिक्कों से मिलता है, क्योंकि कुषाणकालीन सिक्के हमें उत्तराखंड के मैदानी भागों से प्राप्त हुए हैं, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि कुषाणों ने शकों को पराजित करा और उत्तराखंड के मैदानी भागों पर अपना अधिकार स्थापित करा। तो केवल कुषाण राजवंश के विषय में हमें जानकारी देने वाले जो हमारे पास एविडेंस है वो केवल कुषाणकालीन सिक्के हैं, जिनको आगे हम डिस्कस करेंगे कि उत्तराखंड में कहाँ कहाँ से कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अब इससे पहले कि मैं कुषाणकालीन सिक्कों की बात करूंगा, सबसे पहले हम थोड़ा सा कुषाण राजवंश के विषय में छिटपुट जानकारी देख लेते हैं, जहां से आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कुषाण राजवंश की यदि हम बात करें तो कुषाण राजवंश का संबंध मध्य एशिया से बताया जाता है। यह मध्य एशिया के अंतर्गत पश्चिमी चीन की यूची या फिर तोखरी जाति से संबंध रखते थे। कुषाण मध्य एशिया से संबंध रखते थे। मध्य एशिया के अंतर्गत पश्चिमी चीन की यूची जाति या फिर तोखरी जाति या आप कबीला कह लीजिए, यूची या फिर तोखरी कबीले से संबंध रखते थे। कहा जाता है कि यूची जो कबीला था वो आगे चलकर 5 भागों में बंट गया। उन 5 में से एक थे कुषाण, जिनके बारे में आज हमने अध्ययन करना है। अगर हम कुषाणों के अन्य नामों की बात करें तो कहीं कहीं पर कुषाणों को ऋषिक के नाम से संबोधित करा गया, ऋषिक, और कहीं कहीं पर हमें तुषार शब्द देखने को मिलता है, तुषार या फिर तुरुस्क। कुषाण मध्य एशिया से संबंध रखते थे। मध्य एशिया के अंतर्गत पश्चिमी चीन के यूची या तोखरी कबीले से संबंध रखने वाले जो लोग थे उनको कुषाण कहा गया। जो यूची या फिर तोखरी कबीला था यह आगे चलकर 5 भागों में बंट गया। उन 5 शाखाओं में से एक शाखा थी कुषाण, जिसको कहीं कहीं पर ऋषिक शब्द के नाम से संबोधित करा गया, कहीं पर तुषार और तुरुस्क के नाम से जाना जाता है। कुषाण राजवंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस को माना जाता है। कुजुल कडफिसेस। कुजुल कडफिसेस के संबंध में एक फैक्ट ध्यान रखना, इसने सबसे पहले भारत में तांबे के सिक्के जारी करे और तांबे के सिक्कों पर कुजुल कडफिसेस ने यूनान के सम्राट हर्मियस के चित्र का अंकन करा। मैंने कहा कुषाण राजवंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस को कहा जाता है। कुजुल कडफिसेस के द्वारा भारत में तांबे के सिक्के चलाए गए और तांबे के सिक्कों पर इसने यूनान के सम्राट या फिर राजा हर्मियस का चित्र अंकित करवाया। ये आपसे पूछा जाएगा। कुषाण राजवंश का वास्तविक संस्थापक बिंब कडफिसेस को माना जाता है। बिंब कडफिसेस, यानी कुजुल कडफिसेस के बाद अगला शासक बिंब कडफिसेस हुआ, जिसको कुषाण राजवंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिंब कडफिसेस के संबंध में 2 फैक्ट ध्यान रखना, एक तो इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है, दूसरा इसने भारत में शुद्ध स्वर्ण सिक्के चलाए। शुद्ध स्वर्ण सिक्के, शुद्ध स्वर्ण सिक्के भारत में किसने जारी करे? बिंब कडफिसेस के द्वारा, जिसे कुषाण राजवंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब यहाँ पे स्वर्ण सिक्कों का मुद्दा उठा है, तो स्वर्ण सिक्के सबसे पहले यूनानी शासक मिनांडर के द्वारा चलाए गए। मिनांडर को मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है।
इसी व्यक्ति के द्वारा सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के जारी किए गए। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए? यूनानी शासकों के द्वारा। शासक कौन था? मिनांडर, जिसने सोने के सिक्के चलाए। जबकि शुद्ध स्वर्ण सिक्के कुषाण राजवंश के द्वारा चलाए गए और कुषाण राजवंश के अंदर शुद्ध स्वर्ण सिक्के सबसे पहले बिंब कड़फिसेस के द्वारा चलाए गए। जबकि सबसे अधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के कनिष्क के द्वारा चलाए गए, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। और यदि केवल इतना सा क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में सबसे अधिक सोने के सिक्के किस राजवंश के द्वारा चलाए गए, तो वो था गुप्त राजवंश, जिसने सबसे भारी मात्रा में सोने के सिक्के चलाए। लेकिन कुषाणों के स्वर्ण सिक्कों की अपेक्षा जो गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के थे वो थोड़ा मिलावटी थे, इसीलिए उनकी शुद्धता कम थी। सबसे ज्यादा शुद्ध सिक्के किसने चलाए? कुषाणों के द्वारा। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़े। बिंब कड़फिसेस के बाद अगला जो शासक था उसका नाम था कनिष्क। और कनिष्क कुषाण राजवंश का सबसे महान और प्रतापी शासक बताया जाता है। कनिष्क के संबंध में दो चार फैक्ट ध्यान रखना, आइए उनको डिस्कस करते हैं। कनिष्क 78 ईस्वी को गद्दी पर बैठा। कनिष्क गद्दी पर कब बैठा? 78 ईस्वी को गद्दी पर बैठा। और इसी समय अवधि को इसके द्वारा एक संवत चलाया गया जो आगे चलकर शक संवत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यानी कनिष्क जिस अवधि को गद्दी पर बैठा 78 ईस्वी, उसी अवधि को उसने एक कैलेंडर जारी करा जिसे हम शक संवत के नाम से जाने जाते, शक संवत के नाम से जाना जाता। शक संवत के विषय में दो फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। इसका प्रथम मास चैत्र मास माना जाता है, जो कि लगभग 21 या 22 मार्च के आसपास प्रारंभ होता है, और इसका अंतिम महीना फाल्गुन को माना जाता है। शक संवत 78 ईस्वी को जारी हुआ, जिस अवधि को कनिष्क ने राजगद्दी संभाली। शक संवत का प्रथम महीना चैत्र मास, जबकि अंतिम महीना फाल्गुन को माना जाता है। चैत्र मास लगभग 21 या 22 मार्च के आसपास प्रारंभ होता है। इसके अलावा अगर कनिष्क की कैपिटल की बात करें, कैपिटल अर्थात राजधानी, तो कनिष्क के समय दो राजधानियां थी। पहली राजधानी पुरुषपुर और पेशावर, पुरुषपुर या फिर पेशावर, जबकि दूसरी राजधानी मथुरा में स्थित थी। और जो मथुरा में दूसरी राजधानी थी, यह कुषाणों की सांस्कृतिक राजधानी बताई जाती है। कनिष्क बौद्ध धर्म के प्रति इसका बहुत ज्यादा झुकाव था, यानी कनिष्क के शासन काल में बौद्ध धर्म का बड़ी मात्रा में प्रचार प्रसार हुआ। कहा जाता है कि कनिष्क के शासन काल में चौथी बौद्ध संगति संपन्न हुई। चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। चौथी बौद्ध संगति कहां पर आयोजित की गई? कुंडलवन, कश्मीर। कुंडलवन, कश्मीर। चौथी बौद्ध संगति के समय जो अध्यक्ष था उसका नाम वसुमित्र था। चौथी बौद्ध संगति का अध्यक्ष वसुमित्र को बनाया गया, जबकि उपाध्यक्ष अश्वघोष को बनाया गया। ये दोनों ही बौद्ध धर्म से संबंधित थे, ये आपसे पूछा जा सकता है। कहा जाता है कि चौथी बौद्ध संगति के दौरान ही जो बौद्ध धर्म था वह दो शाखाओं में बंट गया। एक थी हीनयान, एक हीनयान संप्रदाय था, और दूसरा था महायान संप्रदाय। अब जो कनिष्क था यह बौद्ध धर्म की महायान संप्रदाय से संबंध रखता था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जो भी फैक्ट मैं आपके सामने बता रहा हूँ बड़े जबरदस्त फैक्ट है, दमदार फैक्ट है, इनको नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए कारगर सिद्ध हो सकते हैं। मैंने कहा कि चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के समय कुंडलवन, कश्मीर में आयोजित की गई, जिसका अध्यक्ष वसुमित्र को बनाया गया, जबकि उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। बौद्ध धर्म इस समय दो शाखाओं में बंट गया, एक थी हीनयान संप्रदाय और दूसरा था महायान संप्रदाय। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से संबंध रखता था। इसके अलावा कनिष्क के शासन काल में कुछ प्रमुख विद्वान रहते थे जिनको हम दरबारी कहते हैं। तो कनिष्क के शासन काल में कौन कौन से प्रमुख दरबारी थे ये भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे वसुमित्र, जो कि चौथी बौद्ध संगति का अध्यक्ष भी था।
वसुमित्र के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है महाविभाषा सूत्र, महाविभाष्य शास्त्र। महाविभाष्य शास्त्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। ठीक। दूसरा व्यक्ति था अश्वघोष। अश्वघोष के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था बुद्ध चरित, और बुद्ध चरित को बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है, यह भी आपसे पूछा जाएगा। तीसरा व्यक्ति था नागार्जुन। नागार्जुन के द्वारा माध्यमिक सूत्र लिखा गया, माध्यमिक सूत्र, और इसी माध्यमिक सूत्र में नागार्जुन के द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया, सापेक्षता का सिद्धांत। यह आपसे पूछा जाएगा कि सापेक्षता का सिद्धांत किस व्यक्ति ने दिया, इसीलिए नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा चौथा महत्वपूर्ण व्यक्ति था चरक। चरक एक आयुर्वेदिक और दार्शनिक व्यक्ति था, आयुर्वेद का जानकार था। इसके द्वारा एक आयुर्वेद पर पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था चरक संहिता। तो चरक संहिता के जो लेखक थे वो थे चरक, जो कि कनिष्क के दरबारी कवि थे, और यह कनिष्क के राजवेद थे। राजवेद का मतलब हम कह सकते डॉक्टर थे। इनके द्वारा आयुर्वेद पर एक ग्रंथ लिखा गया जिसको इतिहास के पन्नों में चरक संहिता के नाम से दर्ज करा गया। जबकि जो अश्वघोष था, अश्वघोष कनिष्क के समय राजकवि के पद पर विराजमान था, जिसने बुद्ध चरित लिखा, और यह बुद्ध चरित बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। इसके अलावा जो कनिष्क है इसको सेकंड अशोक भी कहा जाता है, द्वितीय अशोक। द्वितीय अशोक किस शासक को कहा जाता है? कनिष्क को कहा जाता है। इसके अलावा कनिष्क के द्वारा रेशम मार्ग शुरू करा गया। भारतीयों के लिए रेशम मार्ग की परंपरा किसने शुरू करी? कनिष्क के द्वारा। दरअसल जो रेशम मार्ग था वह चीन से मध्य एशिया होता हुआ यूरोप अफ्रीका तक जाता था, जिसे हम सिल्क रूट या फिर रेशम मार्ग के नाम से संबोधित करते हैं। तो कनिष्क के द्वारा रेशम मार्ग पर अधिकार स्थापित करा गया, नियंत्रण स्थापित करा गया, और इसने ही भारतीयों के लिए रेशम मार्ग की परंपरा शुरू करी। यह आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के किस शासक ने रेशम मार्ग पर अपना नियंत्रण स्थापित करा, या फिर भारतीयों के लिए रेशम मार्ग किसने शुरू करा? तो आप आंसर करेंगे कनिष्क के द्वारा रेशम मार्ग शुरू करा गया। तो ये कनिष्क से संबंधित कुछ फैक्ट थे जो आपसे परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। कनिष्क के बाद अगला जो शासक बना उसका नाम था हुविस्क, और हुविस्क के बाद कहा जाता कि जो अंतिम शासक था उसका नाम था वासुदेव। तो ये कुल मिलाकर ये तीन शासक हैं, जिनमें एक कनिष्क हैं, हुविस्क हैं और वासुदेव हैं। इन तीनों शासकों के हमें उत्तराखंड के क्षेत्रों से सिक्के प्राप्त हुए, जिसके आधार पर हमने ये माना है कि कुषाणों ने या कुषाण राजवंश ने उत्तराखंड के मैदानी हिस्सों पर कुछ समय तक अपना शासन स्थापित करा, क्योंकि हमें कुषाणकालीन सिक्के उत्तराखंड के मैदानी भागों से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा एक फैक्ट और आप ध्यान रख सकते हैं, कनिष्क के समय यानी कनिष्क के शासन काल में दो चित्रकलाओं का विकास हुआ। एक थी गांधार चित्रकला शैली, गांधार शैली यानी गांधार चित्रकला शैली, और दूसरी है मथुरा चित्रकला शैली। ये आपसे पूछा जा सकता है कि गांधार चित्रकला शैली और मथुरा चित्रकला शैली का विकास किस राजवंश के अंतर्गत हुआ? कुषाण राजवंश के अंतर्गत, विशेष रूप से किसके समय? कनिष्क के समय। तो कनिष्क के विषय में आपके सामने जो भी तथ्य मैंने रखे हैं ये आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, डायरेक्ट आपकी परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिलते हैं। अब कुल मिलाकर हम बात करेंगे कि उत्तराखंड के किन किन हिस्सों से हमें कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त होते हैं। आइए उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में कहां कहां से हमें कुषाणकालीन सिक्के मिले हैं। तो पहला स्थान आप ध्यान रखेंगे मुन्नी की रेती, ऋषिकेश। मुन्नी की रेती जो कि टिहरी वाले क्षेत्रों में पड़ता है, मुन्नी की रेती, यहां से हमें कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए। कहा जाता है कि यहां से हमें 43 स्वर्ण सिक्के मिले हैं, जो कि कुषाण राजा हुविस्क के बताए जाते हैं। हुविस्क, ठीक। आपसे पूछा जाएगा
कि कुषाण शासक हुविस्क के 43 स्वर्ण सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? मुन्नी की रेती टिहरी से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा दूसरा स्थान है वीरभद्र ऋषिकेश। यहाँ से भी हमें कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं और वीरभद्र से हमें कुषाणों के तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कुषाणकालीन ताम्र सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए? वीरभद्र ऋषिकेश से। गढ़वाल में अगर हम अन्य स्थानों की बात करेंगे तो पौड़ी वाले क्षेत्रों से भी हमें कुषाणकालीन सिक्के मिले हैं। पौड़ी में दो स्थान ध्यान रखेंगे, सुमाड़ी जहाँ से हमें कुषाणकालीन सिक्के मिले हैं, और दूसरा स्थान है मोर ध्वज। मोर ध्वज, मोर ध्वज कोटद्वार का पुरातन नाम बताया जाता है। तो विशेष तौर पर ध्यान रखना कि गढ़वाल के किन किन हिस्सों से हमें कुषाणकालीन सिक्के देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे कुमाऊं क्षेत्र। तो कुमाऊं के अंदर हमें अल्मोड़ा से कुषाणकालीन सिक्के मिले हैं। अल्मोड़ा के अलावा हमें नैनीताल से कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए। नैनीताल में हमें कनिष्क की नाणक सिक्के प्राप्त हुए। कनिष्क की नाणक स्वर्ण मुद्रा, ये आपसे विशेष तौर पर पूछा जाएगा, इसको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कनिष्क की नाणक स्वर्ण मुद्रा किस स्थान से प्राप्त हुई? आपका आंसर रहेगा नैनीताल से। नाणक स्वर्ण सिक्कों का संबंध किस राजा से है? आप आंसर करेंगे कनिष्क से संबंध है। कहां से प्राप्त हुए? नैनीताल से, जिनको हम नाणक स्वर्ण सिक्कों के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा उद्यम सिंह नगर यूएसएन, उद्यम सिंह नगर से भी हमें कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। उद्यम सिंह नगर के अंदर हमें दो स्थानों से कुषाणकालीन सिक्के मिले हैं। एक स्थान था खटीमा, जिसका पुरातन नाम कंचनपुरी बताया जाता है, कंचनपुरी या कंचनपुर, और दूसरा स्थान है गोविशाण। तो उद्यम सिंह नगर के अंतर्गत गोविशाण और कंचनपुरी से हमें कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए। कंचनपुरी खटीमा का प्राचीनतम नाम था, जबकि नैनीताल के से हमें नाणक स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं, जो कि कनिष्क के बताए जाते हैं। इसके अलावा अल्मोड़ा से सिक्के प्राप्त हुए। पौड़ी के सुमाड़ी, मोरध्वज, कोटद्वार से हमें सिक्के प्राप्त हुए। मुन्नी की रेती टिहरी से हमें 43 स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए, जो राजा हुविस्क के बताए जाते हैं। और वीरभद्र ऋषिकेश से भी हमें तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जो कि किसके बताए जाते हैं? कनिष्क और अन्य शासकों के। तो कुल मिलाकर हमें ज्यादातर कुषाणकालीन स्वर्ण सिक्के उत्तराखंड के क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। केवल वीरभद्र ऋषिकेश से हमें तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। अगर हम थोड़ा सा उत्तराखंड से बाहर की बात करें तो उत्तराखंड से बाहर हमें सहारनपुर से कुषाणकालीन सिक्के मिले हैं, और इसके अलावा बिजनौर से भी हमें कुषाणकालीन सिक्के देखने को मिलते हैं। तो ये आपसे डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। इन स्थानों का आप ध्यान रखिएगा, जो कि उत्तराखंड के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण है। अब हम थोड़ा सा बात आगे करें कि कुषाण राजवंश के पश्चात उत्तराखंड के अंतर्गत किस राजवंश का हमें उल्लेख मिलता है? तो दूसरा राजवंश है योधेय राजवंश। छोटा सा टॉपिक है, 5-10 मिनट। और योधेय राजवंश, यानी कुषाणों के बाद हम योधेय राजवंश का अध्ययन करते हैं। और योधेय राजवंश के हमारे पास जो एविडेंस है वो केवल सिक्के हैं, जिसके आधार पर हमने पाया कि योधेय राजवंश ने उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों पर अधिकार करा होगा। इसकी पुष्टि हमें योधेय राजवंश से संबंधित जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उनसे होती है। योधेय राजवंश के हमें जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उनकी पहले विशेषता देख लेते हैं। योधेय कालीन सिक्के तांबे धातु से बने हुए थे, और लिपि के तौर पर इनमें ब्राह्मी का प्रयोग मिलता है, जबकि भाषा के तौर पर संस्कृत का प्रयोग किया गया। अगर हम अन्य विशेषताओं की बात करेंगे तो जो योधेय राजवंश से उनकी मुद्राओं पर हमें द्वि और त्रि मुद्रा लेख देखने को मिलता है। द्वि और त्रि मुद्रा लेख, द्वि और त्रि मुद्रा लेख के सिक्के किन शासकों के द्वारा चलाए गए? योधेय राजवंश के द्वारा। द्वि और त्रि मुद्रा लेख के अंतर्गत इनके सिक्कों पर हमें एक तरफ योधेय गणस्य जय लिखा हुआ था, और दूसरी तरफ हमें शूलधारी कार्तिकेय का चित्र देखने को मिला।
शूलधारी कार्तिकेय। इसके अलावा हमें देवी का अंकन भी देखने को मिलता है। मैंने कहा कि योधे कालीन राजवंश के विषय में हमें जो जानकारी प्राप्त होती है वो केवल योधे कालीन सिक्कों से प्राप्त होती है, जो हमें उत्तराखंड के कुछ स्थानों से प्राप्त हुए। सिक्कों की विशेषता बात करें, तांबे धातु का प्रयोग मिलता है, लिपि के तौर पर ब्राह्मी और भाषा के तौर पर संस्कृत भाषा का उल्लेख मिलता है। योधे कालीन जो सिक्के थे उन पर हमें द्वि और त्रि मुद्रा लेख देखने को मिला, जिसके तहत एक तरफ सिक्कों पर योधे गणेश जय लिखा हुआ था, दूसरी तरफ कहीं पर शूलधारी कार्तिकेय का अंकन था और कहीं पर देवी के चित्र का अंकन किया गया। इससे एक बात स्पष्ट है कि जो योधे राजवंश था उसका जो कुल देवता था वो भगवान कार्तिकेय को माना जाता है, क्योंकि उनके चित्रों पर हमें शूलधारी भगवान कार्तिकेय का अंकन मिला है, कहीं कहीं पर हमें देवी के चित्रों का भी अंकन देखने को मिला। अब बात करेंगे कि योधे कालीन सिक्के हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड से बाहर कहाँ से प्राप्त हुए। तो उत्तराखंड से बाहर सहारनपुर और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और शिमला घाटी से हमें कुषाण योधे कालीन सिक्के प्राप्त हुए। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में हमें देहरादून की जौनसार बाबर से हमें योधे कालीन सिक्के मिले हैं। इसके अलावा पौड़ी के कालो डांडा पौड़ी से हमें योधे कालीन सिक्के प्राप्त होते हैं, जो कि आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा कि योधे कालीन सिक्के हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए। तो कांगड़ा घाटी के अलावा सहारनपुर और सहारनपुर के अलावा देहरादून की जौनसार बाबर के अलावा पौड़ी गढ़वाल के कालो डांडा, यानी कि कालो डांडा पौड़ी का ही एक नाम है, कालो डांडा, जहां से हमें योधे कालीन सिक्के प्राप्त होते हैं। तो ये 2-3 स्थान आप ध्यान रखना, विशेषताएं ध्यान रखना। इसके अलावा हमें इस राजवंश के विषय में कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपके एग्जाम के लिए इतना काफी है। समय काल के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि समय काल और घटनाक्रम उत्तराखंड के इतिहास में एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। तो इसीलिए आप समय काल को महत्व मत दीजिए, केवल घटनाक्रम को ध्यान रखना, कब क्या घटना घटी, किस राजवंश की क्या विशेषता रही, ये आपके लिए पर्याप्त है। कुषाण कालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए, इसको अच्छे से नोट कर लेना। और योधे कालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए, और जो योधे गणेश जय, इस प्रकार का जो टाइटल हमें कुछ योधे कालीन सिक्कों पर मिला है, इतिहासकारों का मानना है कि योधे शासकों ने अपने सिक्कों पर योधे गणेश जय इसीलिए लिखवाया होगा क्योंकि योधे शासकों ने कुषाणों को पराजित करा, और कुषाणों की सफलता के उपलक्ष्य में, यानी कुषाणों पर जब योधेयों ने विजय प्राप्त करी, उसी उपलक्ष्य में इन्होंने अपने सिक्कों पर योधे गणेश जय इस प्रकार का टाइटल धारण करा होगा। इतिहासकारों का ऐसा वक्तव्य है। तो कुल मिलाकर इस पूरे टॉपिक से जो भी तथ्य आपके सामने रखे गए हैं, ये आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। एक फैक्ट और ध्यान रखना कि जो योधे राजवंश था, इसका साथ किसके द्वारा दिया गया, कुनिंद शासकों के द्वारा। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि प्राचीन उत्तराखंड के इतिहास में कौन कौन से राजवंश एक दूसरे के मित्र या फिर मैत्रीपूर्ण संबंध रखते थे। तो योधे और कुनिंद एक दूसरे के क्या थे, मित्र राजवंश थे, अर्थात इन दोनों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध थे। इन दोनों ने ही मिलकर, कुनिंद और योधे राजवंशों ने मिलकर क्या करा, कुषाणों को पराजित करा उत्तराखंड के क्षेत्रों में। इसको विशेष तौर पर ध्यान रखना। तो कुल मिलाकर आपके सामने जो क्लास रखी गई है ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। यहाँ से जितने भी फैक्ट आपको बताएंगे सारे एक बार नोट डाउन कर लेना और उनको अच्छे से आप रीड करते हुए चलना, आपके एग्जाम के लिए कारगर सिद्ध हो सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले अध्याय में इसी प्रकार की एक और घटना के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी।